Hello everyone, this is Shailen Tawar, ex-senior physics faculty at Allen Career Institute, Kota. Now top physics educator at Unacademy. आप सबका स्वागत है टॉपर्स टॉक विद एसटी सर में। और हमारे साथ में एक आपके एक ऐसे होस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है कृतिक अग्रवाल, जिन्होंने नीट 2020 में AIR 23 अचीव की थी और अभी फिलहाल एम्स दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए कृतिक से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो कृतिक कैसे हैं? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओके। तो कृतिक, सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, अचीवमेंट्स बारे, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। यस, मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नोएडा, जो कि यूपी में एक सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है। एंड नीट में मेरी 23 रैंक आई थी नीट 2020 में, जिसके लिए एम्स दिल्ली मुझे अलॉट हुआ। और इससे प्रायर देखा जाए तो मैंने जेई मेंस भी दिया था, उसमें मेरी कुछ 4500 रैंक थी। केवीपीवाई फेलोशिप मेरे को मिली हुई है, और इधर उधर के इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में को भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहें, अपनी इस जर्नी के बारे में बताना चाहें, स्टूडेंट्स को एडवाइस देने से पहले कुछ और टिप्स कुछ बताना चाहें। मतलब यही कि अपनी पढ़ाई को एक तो एंजॉय करना चाहिए, और इस जर्नी को बर्डन कभी नहीं लेना है। ये मतलब एंड स्टेटमेंट भी मेरा ऐसी कुछ रहेगा, लेकिन कभी भी जर्नी को बर्डन नहीं लेना है, चाहे किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो, कभी बर्डन नहीं समझना। स्टार्टिंग में भी नहीं, एंड में भी नहीं, कभी नहीं। ओके। तो कृतिक, जैसा कि अभी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है और पिछले लगभग हम फरवरी तो नहीं, फरवरी तो बहुत जल्दी हो गया। अगर मैं बात करूं अक्टूबर सितंबर से हम लोग साथ में लास्ट लास्ट हाँ। मतलब एक साल हो गया है ना। तो हम्म। वहां से अब तुम्हारा जो कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ है, तो इस कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। एम्स दिल्ली पहुंच गए हैं, माना कि अभी कोरोना के कारण, पैंडेमिक के कारण ये सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन ही चल रही हैं, फिर भी कॉलेज लाइफ अभी कैसी चल रही है? मतलब कॉलेज लाइफ तो एकदम ही अलग होती है। मतलब ये 2 साल का आपका बस स्ट्रगल होता है, उसके बाद आप इनिशियल ईयर्स में तो कॉलेज के बहुत एंजॉय करते हो, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हो। इवन मेडिकल आपको कॉलेज में आके भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अलग से पढ़ाई होती है यहाँ पे। जो 11 12 है उससे बहुत अलग पढ़ाई होती है, और एंजॉय करना, घूमना, हर चीज का पूरा टाइम मिलता है। तो ये सब जो 11 12 में सैक्रिफाइस किया, अब सब कंप्लीट हो रहा है। ओके। तो थोड़ा सा बहुत मिस नहीं कर रहे कॉलेज लाइफ को, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस अभी ऑनलाइन ही चल रही है? वही तो सर, जो भी मतलब पूछता है कि कैसा लग रहा है, तो बस हर किसी को यही बोलते हैं कि कॉलेज में बस चले जाएं। सीनियर से भी मिलना बहुत अच्छा लगता है, और हेल्पफुल भी सीनियर बहुत है एम्स दिल्ली के, जाना बहुत जल्दी चाहते हैं। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस जर्नी के बारे में बताओ कि जो 11th और 12th में तुमने प्रिपरेशन की है, वो जर्नी कैसे रही है? कैसा साथ मिला है फैमिली का, या फिर तुम्हारा, या टीचर्स का? हम्म। ये मतलब 11 12 की जो मेरी जर्नी थी, इसमें मतलब हर किसी ने बहुत कॉपरेट किया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरा खुद का छोटा भाई हो। हर किसी ने, मॉम डैड ने, सबने बहुत कॉपरेट किया है। मम्मा यहाँ पर मतलब कोटा में आ गई थी, और यहाँ पर अकेले ही रह रहे थे हम लोग, और पापा नोएडा में थे। तो सैक्रिफाइस तो हर किसी का है, और कॉपरेशन भी हर किसी का है, टीचर्स का हो चाहे फ्रेंड्स का हो। फ्रेंड्स के साथ भी मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, वो भी सब कॉपरेट करते थे आपस में। और मतलब पूरे 2 साल हर किसी ने कॉपरेट किया है, हर टीचर ने किया है, हर फैकल्टी ने किया है, सबने बहुत मदद की है। और हाँ, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिला मुझे पूरे इन 2 सालों में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पहले तो स्टूडेंट्स को ये चीज बताओ कि तुम्हारी जो ये 2 साल की जो जर्नी रही है, जिसमें तुमने ये नीट के लिए प्रिपरेशन की थी, उस प्रिपरेशन में तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहता था पढ़ाई को लेकर? डेली रूटीन में एक तो मैं एकदम फिक्स टाइम पे तो नहीं, लेकिन अगर रात के सोने से बात करें तो कुछ ऐसी 12 साढ़े 12 बजे में सोया करता था, और सुबह मतलब आराम से नींद लेता था 7 साढ़े 7 घंटे की। तो 7 घंटे की तो मेरी मिनिमम नींद होती थी, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कैसा भी हो। नींद लेना अपने आप में बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन में ही मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि पूरा दिन फ्री होता है, तो बाकी टाइम में पूरा पढ़ाई करता था बस। इधर उधर 4 5 घंटे अगर निकालने हुए खाना पीना इन सब में, और बस इसी में ही, मतलब लॉकडाउन में तो पूरा यही पढ़ाई का ही रूटीन रहता था। और हाँ, थोड़ी मतलब ये 2 साल एक जैसे ही बीतते हैं पूरे, तो हर दिन एक ही रखता है, और इसी रूटीन से चलता है हर किसी का। मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं होगा। अच्छा, नीट प्रिपरेशन के लिए आपको ये जरूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो टाइमली, उनका रिवीजन, उनके करंट सेशंस, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम कंप्लीट हो।
तो इनको एक दूसरे में अगर मैं बात करूं कैसे डिवाइड करते थे कि मुझे फिजिक्स कितना करना है, केमिस्ट्री कितना करना है, या फिर आज पूरे दिन के फिजिक्स ही करेंगे या केमिस्ट्री ही करेंगे या बायो ही करेंगे। इस तरह के पैटर्न को लेकर भी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत डाउट रहता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स से हमारी बात होती है जो डेली जिन्हें अभी हम पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर आज हमने सिर्फ केमिस्ट्री किया, क्या ये सही है? हमारा तो उनको जवाब मिल जाता है, लेकिन एक टॉपर से भी उनको जो इस फेज से गुजर चुका है अभी हाल में ही, इसी पिछले 5-6 महीनों में, तो उनको वो ज़्यादा बता पाएँगे इस चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं ये सुनना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे हैंडल करें एक साथ? एक साथ में पहली बात तो आप ये बिल्कुल ना करें कि एक ही दिन में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो आप खुद भी बोर हो जाएँगे और आपको ज़्यादा उससे गेन भी नहीं होगा सब्जेक्ट का। आप एक ही चीज़ को बार-बार करे जा रहे हैं उसी दिन पे, सिर्फ़ केमिस्ट्री लेके बैठ गए, वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप मतलब डिवाइड तो कर ही सकते हैं, मिनिमम 2 चीज़ें तो करनी होती है एक दिन में। चाहे आप किसी को कम टाइम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट मिनिमम तो 2 करनी चाहिए। जैसे मैं तीनों सब्जेक्ट्स को हाथ तो एक दिन में लगा ही लेता था, चाहे कैसे भी लगाऊँ, क्वेश्चन में लगा लूँ, चाहे थ्योरी में लगा लूँ, चाहे किसी पेपर के क्वेश्चंस कर लिए या कुछ भी कर लिया, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को मैंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया। और नीट में यही चाहिए होता है अपने को कि हर सब्जेक्ट में आप अच्छा करोगे तो ही आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। और एक तो मतलब इंडिविजुअली ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ तो पढ़ाई नहीं करनी, और बस इसमें तो मतलब यही बोलूँगा मैं कि इंडिविजुअली नहीं करनी, किसी भी एक दिन में एक सब्जेक्ट किया ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, हर स्टूडेंट की एक हॉबी होती है, चाहे वो नीट के लिए एवरेज स्टूडेंट रहा हो या फिर तुम्हारी तरह कोई टॉपर रहा हो। और कई बार पढ़ाई करते वक्त वो हॉबीज बीच में आ जाती है। कुछ हॉबीज जो होती है वो आपको पढ़ाई से दूर ले जाने की कोशिश करती हैं, और कुछ हॉबीज ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा और मोटिवेट करती है। हुँ। तो वो हॉबीज जो दोनों तरह की हॉबीज है, उनको तुम नीट की प्रिपरेशन के दौरान तुमने कैसे हैंडल किया, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। एक तो सबसे पहली बात है, आपका फ्रेंड सर्कल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके फ्रेंड्स जैसे होंगे वैसी आपकी आदतें होंगी, जैसी वो बातें करेंगे वैसे आप भी बात करोगे। तो फ्रेंड सर्कल एक तो अपना अच्छे से चूज़ करना चाहिए, और अगर वो पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहे हैं हर जगह पे, तो वो आपको बेनिफिट देगा। और जो ये ईवल हॉबीज़ हैं ये सब अलग हो जाएँगी। जैसे मैं टेबल टेनिस खेला करता था, रोज़ मेरा मतलब 1 घंटा टेबल टेनिस खेलना होता ही था। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरी उससे सिली मिस्टेक्स भी कम हुई, स्टैमिना भी बढ़ा, हर चीज़ में ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ना कि मतलब ये सब सोशल मीडिया या फ़ोन पे लगे रहना। ये ईवल एक्टिविटीज़ हैं, और ये आपके फ्रेंड सर्कल डिसाइड करते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाओगे अपने जीवन में या नहीं बढ़ाओगे। तो ये मेन फैक्टर रहता है सर। ओके। तो ये तो चीजें हुई हॉबीज की। साथ में आजकल जैसे कल्चर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है टाइम टू टाइम, स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ भी आने लगे हैं। तब जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उस दौरान उनको कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया। इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करें इस नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में? क्योंकि मेरे ख्याल से यही सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी प्रिपरेशन, अपने टारगेट से बहुत दूर ले जाता है, अगर आप उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो गए तो। हाँ, इसको मैं अपने खुद के एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा। अभी जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एम्स में, तो मैं भी साइड में फ़ोन रख के बैठता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी उसपे सोशल मीडिया कुछ नहीं। वो फ़ोन बस मेरे हॉटस्पॉट देने के लिए होता है और कुछ नहीं। तो साइड में मैं रखता हूँ, बाकी बच्चे बातें करते हैं, उसपे ग्रुप्स पे लगे रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, एकदम साइड में जितनी भी देर मेरी क्लास हो रही है, बिल्कुल नहीं छेड़ता मैं उसे। क्लास के बाद चाहे मुझे एक बार देखना हुआ, तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन क्लास के बीच में कुछ भी नहीं। चाहे मतलब क्लास के बीच में क्लास लैग कर गई, कुछ टीचर की तरफ से प्रॉब्लम है, तब भी मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। कुछ अपना पढ़ ही लेता हूँ उसके बीच में भी। ये फालतू टाइम पास है, मतलब क्लास के बीच में तो आपको एकदम फ़ोकस्ड रह के पढ़ना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी फ़ोन से या किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आपको खुद ट्रू मेहनत करनी है। किसी को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आप ध्यान दे नहीं रहे हो, फ़ोन पे लगे हुए हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा जब क्लासेस नहीं हो रही हैं, तब भी सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको वो डाइवर्ट ही करता है, किसी भी तरीके से उसका बेनिफिट नहीं होता है। किसी भी तरीके से, मैं तो ये बोलूँगा। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। कृतिक, जैसे कि अभी एम्स दिल्ली के अंदर तुम अभी स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारी स्टडीज, वहां पर भी अभी पढ़ रहे हो, करंट सेक्शन जो भी चल रहा होगा वो पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट सेक्शन के साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अपना रिवीजन करना। अभी कॉलेज में हो तो शायद थोड़ा सा अभी उस चीज के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जब तुम अपने फेज में थे 11th 12th के फेज में, तो उस फेज के अंदर शायद तुम्हें भी बहुत ज्यादा टेंशन रहती होगी कि यार रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तब तक जो भी तुमने पढ़ा होगा उसका कोई फायदा नहीं। हुँ। तो रिवीजन के रि बारे में हमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस चीजों को अडॉप्ट कर पाए और अपना थोड़ा बहुत टारगेट की तरफ बढ़ पाए?
मतलब इसमें जो रिवीजन के लिए ना, एक तो सबसे पहले आपको जो क्या करना है इन 11th-12th की जर्नी में, मतलब आपके पेपर से कुछ 6-7 महीने पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेना है जहाँ पे आपके पास सारा मटेरियल हो। चाहे वो आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके मॉड्यूल हो सकता है, या कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है जिसको भी आप यूज कर रहे हो। उसमें आपको चीजें हाईलाइट करनी होंगी कि आपको क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या आप भूल सकते हो, क्या क्या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थोड़ा फालतू है। अब आपको रिवीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो अब आप रिवीजन कभी भी कर सकते हो उस चीज का। जैसे एग्जाम हुआ तो उससे 2 दिन पहले मैंने वो थ्योरी पढ़ ली। हर एग्जाम से पहले मैंने 2 दिन पहले वो थ्योरी पढ़ी, तो मेरा एंड तक वो लास्ट में याद हो गया सब कुछ, और मुझे कभी रिवीजन की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि मैंने हर बार एग्जाम से पहले ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया था जिससे मुझे पढ़ना है और मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो ये आप अपनी डेली हैबिट में लाओगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी आप इसको कर सकते हो। क्लास नोट्स सबके बेस्ट होते हैं, कोई भी गाइड वाइड छोड़ो, क्लास नोट्स बेस्ट होते हैं। उससे ही आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको चीजें याद होंगी। और एग्जाम में अगर वो आ रहा है तो आप उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई रोज मैं अगर पढ़ रहा हूँ कुछ 12-11 घंटे का पढ़ रहा हूँ, तो मैं 1 घंटा, बस 1 घंटा इस चीज को लेके बैठूंगा और इस चीज में हाईलाइट करूंगा। और बस वो हाईलाइट करूंगा जो कि मैं भूल रहा हूँ या बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जब मैं इसे कभी भी लेके बैठूंगा तो सिर्फ इसे पढ़ूंगा। वो 1 घंटे की चीज आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ये आपको स्ट्रैटेजी रखनी होगी इन 2 साल की जर्नी में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी टेंशन ही लेनी नहीं पड़ेगी अपने बैकलॉग की। अच्छा, रिवीजन करते वक्त स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि रिवीजन जो जो मैंने पूरा पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करना चाहिए। सपोज उन्होंने मॉड्यूल भी सॉल्व किए हैं, हर एक चैप्टर के अंदर, चाहे फिजिक्स की बात करें, एक चैप्टर के अंदर 400 क्वेश्चंस हैं, साथ में नोट्स है जो एक बहुत बड़ा बल्क है उसका उस टॉपिक के लिए। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या मुझे वापस से सारी चीजें रिवाइज करनी चाहिए, या फिर उसमें से उसने जो फर्स्ट टाइम पे जो पढ़ा होगा वही मार्किंग ही उसको, जो मार्क किया हुआ होगा वही चीजें उसको रिपीट करनी चाहिए? हाँ, मतलब ये मैं अपने केस में बताऊं तो जैसे बायो का स्पेसिफिकली ले लेते हैं एग्जांपल। उसमें आपके पास मॉड्यूल भी होता है, क्लास नोट्स भी होते हैं, एनसीईआरटी भी होती है। अब तीनों को एक जगह पे इकट्ठा करने में तो ऐसे तो आप एक नई किताब ही छाप दोगे, ऐसे तो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन बार बार भी चीजों को पढ़ना चाहिए और उसमें हाईलाइट भी करना चाहिए। जैसे अगर आपने पहली बार पढ़ा और आपने हाईलाइट कर दिया तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप मिस कर जाओगे, या आपके फर्दर एग्जाम्स में अगर वो पूछी जाएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आपको एक तो बैकलॉग रहने भी नहीं देना है, उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है। बेसिकली बैकलॉग बनता क्यों है? क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते, और पेपर से पहले आप उसे रिवाइज नहीं करते। अगर किसी भी पेपर से आपने पहले उस चीज को रिवाइज कर लिया तो वो कभी बैकलॉग बनेगा ही नहीं। जो भी उस पेपर में आ रहा है सब चीजें आप रिवाइज करके जाओ, इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। और ये जो हमको जिस जगह से पढ़ना चाहिए, मतलब इसमें तो बार बार आप पढ़ोगे। जैसे किसी भी चीज को अगर आप 3 बार पढ़ लेते हो तो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। उस 3 बार में आपने जो हाईलाइट किया है वो मतलब बेस्ट ही रहता है ऐसे में तो सर। ओके। उसी को ही बार बार पढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, इस जर्नी के अंदर तुम्हारे साथ भी मिला होगा अपनी फैकल्टीज का, तो एक फैकल्टी का साथ कितना जरूरी होता है इस जर्नी? क्योंकि तुम्हें बहुत सारे फैकल्टीज। डाउट्स भी हाँ। आएंगे, डाउट्स भी आएंगे, उनको क्लियर भी करना है। थोड़ा ट्यूनिंग भी अच्छा होना चाहिए आपका फैकल्टीज के साथ में, उसके बारे में। हाँ। डाउट्स क्लियरिंग फैकल्टीज एक तो। के साथ कनेक्शन हाँ, बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी टीचर आप ले लो तो एसटी सर ही ले लो। एसटी सर ने तो हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेहनत की थी हमारे साथ भी, और हमारे डाउट्स एकदम रात को भी बता दिया करते थे। इवन फोन कॉल पे भी बहुत अच्छे से बता दिए थे करते थे। नीट की प्रिपरेशन में लॉकडाउन में भी सर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है हमारे साथ। हमने भी खुद मेहनत की और सर ने भी हमारे डाउट्स बताने में, हर चीज हर बच्चे को क्लियर हो एकदम अच्छे से मेहनत की है। और टीचर्स का सिर्फ पढ़ाई तक ही सपोर्ट नहीं रहता, इमोशनल सपोर्ट और आपको आगे अचीव करने में सपोर्ट में बहुत ही अच्छे थे। एसटी सर तो खासकर बहुत प्रमोट किया। सर ने कॉल्स भी की थी कि अच्छे से पेपर करके आना। और मतलब कभी डिप्रेस हुए, कभी अच्छे नंबर नहीं आए, तब भी सर ने हमें अपने पास बुला के बहुत गाइड किया और अच्छी अच्छी बातें कहीं, बोला कि अगली बार से अच्छा करना। ये तो बस एक ही टेस्ट है, इससे सीखो लेकिन आगे और भी अच्छा करना। और टीचर्स का यहाँ तक सपोर्ट तो मैं बोलूंगा ही। और जर्नी में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल तो रहता ही है, हर चीज में रहता है। अपने डाउट्स कैसे क्लियर करने चाहिए? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे तुम्हारा भी स्टार्ट हो गया था जब पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन वगैरह, तो तुम्हारा भी कम्युनिकेशन हैंड टू हैंड, हम फेस टू फेस नहीं मिल पाते थे। तो उस दौरान हाँ, डाउट सेशन के लिए क्या करना चाहिए, डाउट के लिए क्या करना चाहिए? मतलब हम तो एक तो आपका फ्रेंड सर्कल, में हर बार बोल ही रहा हूँ हर लाइन पे, फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। तो आधे तो डाउट्स वहीं पे निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बचते हैं वो हम जनरली टीचर्स को व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे। तो व्हाट्सएप पे सर आंसर दे दिया करते थे। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है, कुछ अपने को थोड़ा डिटेल्ड में चाहिए होता है, तो सर
कॉल करके हमको बता दिया करते थे। ये बेस्ट मेथड रहता है, मतलब इस लॉकडाउन के समय में तो ऐसे ही करना चाहिए। बस व्हाट्सएप एज अ सोशल मीडिया यूज करना चाहिए फॉर प्रोडक्टिव वर्क, टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं। यही अच्छा, बोलूंगा। अपनी फाइनल एडवाइस या फिर टिप्स जूनियर्स को जो नीट 2021 और नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो 11th क्लास में अभी है, उनके लिए कुछ एडवाइस, ताकि वो आज से अगर तुम्हारी बात सुने तो अगले 1.5 साल वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, तो उनको कुछ थोड़ी सी बहुत फायदा मिल सके। 11th वालों के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि अपनी इस 2 साल की जर्नी में हर स्टेप पे आपको काम करना है, किसी भी स्टेप पे लैग नहीं करना। भाई ये मुझे आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ लूंगा, वो फिर पेंडिंग ही रह जाएगा। किसी भी चीज पे लैग नहीं करना, और अपनी हाँ थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज और इस सब पे, नींद वींद पे भी ध्यान देना होता है। मतलब पूरे 2 साल में 11th वालों को तो खासकर बिल्कुल फिजिकल पे, मतलब इतना भी ज्यादा मत करना और कम भी मत करना। 1 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी रोज करोगे तो अच्छा ही रहेगा। और रिवाइज करते रहना चीजों को टाइम टू टाइम, चाहे 12th में आ जाओ तो भी 11th का रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नीट में तो दोनों ही आना है। ये 11th वालों के लिए बोलूंगा मैं। और जो स्टूडेंट्स अभी 12th के साथ में बोर्ड का एग्जाम देने के लिए भी थोड़ा बहुत टेंशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से टिप्स। बोर्ड में आपको मतलब एक बोर्ड से वैसे अगर आप 2 महीने या 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देते हो तो वो सफिशिएंट रहता है आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। हाँ, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी आप एक्सक्लूसिवली कर रहे हो नीट को छोड़ के, जो कि आपका फर्दर करियर डिसाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो बिल्कुल ही आपकी नीट की तैयारी को हैम्पर कर देगा, क्योंकि इंग्लिश आप करोगे या कोई भी फिफ्थ सब्जेक्ट करोगे, वो नीट में फायदा तो देने से रहा। और बोर्ड्स में आपको फोकस तो इतना करना नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी पास तो होना ही है। बोर्ड्स की बेसिकली टेंशन नहीं लेनी है आपको, जैसे मैंने कभी बोर्ड्स की टेंशन नहीं ली थी। और बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना मत, चाहे पीसीएम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपकी इस जो आपने 12th में पढ़ा है यही तो आना है वहां पे भी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, जिससे आपको लिखने का पैटर्न पता चल जाए। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी बोर्ड के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो या तो अपनी रैंक से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उन्होंने 11th और 12th में किसी तरह की कोचिंग या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन कभी की ही नहीं, लेकिन अब एकदम से उनका माइंड सेटअप बना है कि वो अब चाहते हैं कि वो स्टार्ट करना, यानी कि अभी वो जीरो लेवल पर है। अभी वो जीरो लेवल पर, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो अभी जीरो लेवल पर है, क्या नेक्स्ट 6 मंथ पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मई या जून में नीट का एग्जाम होने वाला 2021 का, और वो स्टूडेंट्स 12th पास हैं अभी, तो क्या वो नेक्स्ट 6 मंथ में अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकते हैं? जीरो तैयारी वाले तो नहीं सर, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि नीट एक तो आपसे ये चाहता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, लेकिन 6 महीने में बेसिक्स क्लियर होना ये पॉसिबल तो नहीं है। मतलब वो लेकिन अगले अगर वो साल बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो जो स्टूडेंट्स अभी 11th और 12th पास हो चुके हैं, उनके बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स हैं, बस उन्होंने अच्छा। अपनी प्रिपरेशन नीट के हिसाब से स्टार्ट नहीं की है। हाँ, तो नीट आपसे यही मांगता है कि आप बेसिक्स क्लियर रखो अपने, हम क्वेश्चन भी बेसिक्स देंगे, लेकिन आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। आपको हर बेसिक कंसेप्ट पर कमांड होना चाहिए। तो अगर आपने 11th 12th अच्छे से कर रखी है, आपने सीबीएसई अच्छे से पढ़ रखा है, तो बस आपको एमसीक्यू पैटर्न पर ही तो वर्क करना है। तो वो 6 महीने में आराम से ही हो जाएगा, अगर आप अपने रिविजन को कंटिन्यू रखते हो और पेपर अटेम्प्ट करते हो और एमसीक्यू पैटर्न की आदत डाल लेते हो, तो आराम से हो सकता है नीट क्रैक। ओके, तो ये तो बात हुई भाई कृतिक से। कृतिक, फाइनली जाते जाते एक चीज तुमसे पूछना चाहूंगा, एम्स दिल्ली के अंदर अपना फ्यूचर आगे तुमने क्या सोचा है? वैसे तो ये बहुत जल्दी है, अभी स्टार्ट हुई क्लासेस, फिर भी थोड़ा बहुत तो फ्यूचर प्लानिंग होगी कि आगे क्या करना चाहते हो दिल्ली से उसके बाद में। अ, अभी तो 5 साल में मतलब थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहता हूँ, थोड़े रिसर्च पेपर इधर उधर, नाम जो सीनियर्स या कोई भी प्रोफेसर कर रहे हैं उनके साथ सपोर्ट करते हुए। फिर थोड़ा प्लान किया है कि यूएस जाके थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और फिर वापस इंडिया आके थोड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, या दोस्तों के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन या कुछ ऐसी कंपनी सेटअप करेंगे। या ओके। हो सकता है कि फर्दर रिसर्च करूं इंडिया में आके, कुछ नई ड्रग्स बनाना या किसी चीज का क्योर निकालना। और आजकल मतलब ऐसा भी चल रहा है कि कंप्यूटर को बायो में मिलाया जाए, जो कि नर्वस सिस्टम से मेनली रिलेटेड होता है, तो उस एस्पेक्ट में भी आगे जा सकता हूँ। बहुत बहुत ही ज्यादा फील्ड है एम्स दिल्ली में ओपन तो। तो ये तो थे हमारे साथ में कृतिक अग्रवाल। अगर मैं इनकी सारी बातें अगर एक तरह से एक साथ में कंपाइल करना चाहूं, तो कृतिक अग्रवाल के अकॉर्डिंग, अगर आपको नीट के अंदर सेलेक्ट होना है, चाहे आप स्टूडेंट 11th के हो, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो कोई भी टारगेट जो आपने डिसाइड किया है उसको आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ चाहिए आपको कंसिस्टेंसी, डेली का डेली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अंदर अपना टाइम देना है।
जब एक बार आपने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया है तो आई होप उसका रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो आप रिवीजन के लिए भी एक पैटर्न सेट करें, टाइम टू टाइम उसको रिवीजन बना करेंगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बनाएंगी। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई नीट और एम्स के टॉपर्स की। आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे होंगे और साथ ही नीट के अंदर सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट जैसी कई अच्छी रैंक्स लाना चाह रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पेशल क्लासेस लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है मैकेनिक्स ऑन फायर, टिप्स, ट्रिक्स एंड कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सेक्शन, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस की हेल्प से पूरा मैकेनिक्स सेक्शन जो है उनकी ट्रिक्स जान पाएंगे और उन ट्रिक्स से बहुत कम टाइम के अंदर आप पूरे मैकेनिक्स को कवर कर पाएंगे, जिसका बेनिफिट जो है आपको नीट के अंदर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा कोड एसटी फिजिक्स यूज करके इनको अनलॉक कर सकते हैं और फ्रीली इन क्लासेस को देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो आज ही उस कोर्स को एनरोल कीजिए।